नमस्कार साथियों, एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गणित का 7वां दिन है ये। आज हम लोग सीखेंगे बिल्कुल व्यवहारिक गणित। ये एकदम बेस है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि पीईटी, लेखपाल, एसएससी, ग्रुप डी, तब तो आपको देखना ही देखना है, क्योंकि इस तरह की सवालें सबसे ज्यादा आती हैं व्यवहारिक गणित से। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं भी करते, एक आम नागरिक हैं, तब भी आपके दैनिक जरूरतों की जब सामग्री खरीदने जाते हैं, वहां इसकी आवश्यकता पड़ती है, इस गणित की। यानी आपके व्यवहारिक जीवन में इस गणित की हमेशा आवश्यकता पड़ती है और जीवन भर पड़ती रहेगी। तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और तैयारी वालों को तो जरूर देखना चाहिए। जो हमने पिछले वीडियो में प्रश्न पूछा था उसका सही जवाब वीडियो के आखिर में आपको मिलेगा। और आज का भी प्रश्न, आज से संबंधित जो सवाल हैं उसी से रहेगा, तो आप बड़े सावधानी पूर्वक देखिएगा। गणित की ये जो मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं, ये एकदम रीढ़ है। यानी जो गणित नहीं भी पढ़ा है उसको भी इसकी जरूरत पड़ती है, और उसे भी कम से कम इतना सीखना चाहिए कि वो हिसाब कर सके। तो इसमें हम लोग क्या सीखेंगे? मूल्य, किसी वस्तु का मूल्य ज्ञात करना, मात्रा ज्ञात करना, मजदूरी ज्ञात करना, समय ज्ञात करना। इस तरह की सवालें आप सीखेंगे। तो चलिए मैं इसे दो भागों में आपको बांट के दिखाऊंगा कि मतलब एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, एकदम जीरो से। ये मान करके आपको पढ़ाऊंगा कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। तो एकदम आप बेसिक से शुरुआत करिए, एकदम शुरू से। देखिए, कभी कभी होता क्या है कि एक वस्तु का दाम दिया रहता है, एक वस्तु का मूल्य प्रश्न में दिया रहेगा, और अधिक या कम, अधिक या कम वस्तु का मूल्य पूछेगा। इसे आप पहला टाइप कह सकते हैं। यानी कि एक वस्तु का दाम दिया है और एक से अधिक वस्तु का दाम पूछ रहा है, या एक से कम वस्तु यानी आधी वस्तु या एक तिहाई वस्तु, इसका दाम पूछ रहा है। जैसे 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपए है, तो आधा किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? एक का दे करके एक से कम का पूछा है। या 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपए है, तो 10 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? तो इस तरह से है। अब दूसरे में आप इसी का उल्टा कर सकते हैं। उल्टा का मतलब कि एक से अधिक का दे करके एक से अधिक का मूल्य देकर एक का पूछे। जैसे 10 किलो चीनी का मूल्य 400 रुपए है, तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? तो यही दो टाइप आपको पढ़ाएंगे। इन्हीं दोनों टाइप से ही हर प्रकार की टाइप बनेगी, हर तरह की कठिन से कठिन सवाल आप लगा लेंगे। हमने आपके सामने एक बहुत ही सरल प्रश्न लिखा है कि एक पुस्तक का मूल्य 150 रुपए है, तो 10 पुस्तक का मूल्य बताओ। 10 पुस्तकों का मूल्य बताओ। पहली टाइप है, एक का दाम दिया है, एक से अधिक का दाम पूछ रहा है। तो जब एक का संबंध आ जाए, एक का चाहे पूछे और चाहे बताया हो, तो समझ जाइए कि वो सवाल केवल दो लाइन में लगेगी। पहली लाइन में आपको लिखना है चूंकि। ये चूंकि और इसलिए का नियम है। आप बचपन में पढ़े होंगे, कक्षा 3 से ही इसे पढ़ाने की शुरुआत हो जाती है। तो चूंकि में आप वो लिखेंगे जो सवाल में दिया गया है, बेस बना करके आधार बनाया गया है कि एक पुस्तक का मूल्य 150 रुपए है। ये एक स्टेटमेंट है, यह एक कथन है। अब इसी कथन के अनुसार आपको 10 पुस्तकों का मूल्य निकालना है, तो उसको दूसरी लाइन में लिखना है। ठीक है, तो पहली लाइन में क्या लिखेंगे? एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का मूल्य कितना है? 150 रुपए। हमने लिख दिया जो प्रश्न में लिखा है। इसलिए 10 पुस्तक का मूल्य होगा, एक पुस्तक का मूल्य 150 रुपए है, इसलिए 10 पुस्तक का मूल्य बराबर 150 का 10 में गुणा कर दीजिए 1500 रुपए। यही आपका आंसर है। तो आपने अभी क्या सीखा इस सवाल से? यह सीखा कि जब एक वस्तु का दाम दिया हो, एक से अधिक वस्तु का दाम पूछे, तो जो एक वस्तु का दाम है उसी का
जितनी वस्तुओं का पूछा जा रहा है उसमें गुणा कर दे। यानी जब एक का दिया हो, एक से अधिक का पूछे तो गुणा होगा। ठीक है, क्या होगा? गुणा। अगर यहीं पे समझिए ध्यान से, अगर यहीं पे मान लीजिए ऐसे लिख दिया जाए कि 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य 40 रुपए है, तो आधा किलोग्राम चीनी का मूल्य बताओ। ठीक है, सवाल में क्या है? 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपए है, तो आधा किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या होगा? इस सवाल और इस सवाल में क्या फर्क है? पहली लाइन में कोई फर्क नहीं है। पहली लाइन में यहां एक पुस्तक का दाम दिया था और यहां भी पहली लाइन में 1 किलो चीनी का दाम दिया है, यानी पहली लाइन में कोई फर्क नहीं है। दूसरी लाइन में क्या है कि यहां एक से अधिक पुस्तकों का पूछा है और इसके दूसरी लाइन में क्या है कि 1 किलो से कम किलो का पूछा है, आधा किलो का पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब 1 से कम पूछेगा तब भी गुणा करेंगे, 1 से अधिक का पूछेगा तब भी। लेकिन पहली लाइन में तो वही लिखा जाएगा जो कथन में है। क्या कथन में है? 1 किलोग्राम, कथन में है 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है? 40 रुपए। 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 40 रुपए, इसलिए आधा किलोग्राम। अब आधा किलोग्राम ये आप अपने से सोचिए कि कैसे लिखेंगे। आधा को अगर आप भिन्न में लिखते हैं तो 1/2 kg लिख दीजिए, आधा है। और अगर आप भिन्न में नहीं लिखना चाहते, दशमलव में लिखना चाहते हैं, तो आधा को 0.5 लिखा जाता है। दो ही तरह से आप लिख सकते हैं आधा को। दशमलव में 0.5 लिखिए। ये कहीं भी, केवल चीनी का ही नहीं, किसी भी चीज का आधा निकालना हो यानी आधा लिखना हो, आधे को प्रेजेंट करना हो लिख करके, तो आप 0.5 लिखेंगे दशमलव रूप, या भिन्न में 1/2 लिखेंगे। या एक तीसरा भी तरीका है कि आप यहां पर 1000 ग्राम लिख करके यहां 500 ग्राम लिखेंगे, लेकिन फिर वो कॉन्सेप्ट अलग हो जाएगा एक वाला, इसलिए आप यही करेंगे। तो आधा किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना होगा? तो इसी 40 में आधा का कर दो गुणा, तो कितना हो जाएगा? 20 रुपए। 40 का आधा में गुणा आप कैलकुलेटर से कर लीजिए या इसी में कर लीजिए। अगर आप 1/2 लिखे होते तब भी 40 में जब 1/2 का गुणा करते तो 2 से 40 कट जाता, 20 एकम 20 आता, और 0.5 में गुणा करेंगे तब भी 5 0 में 0, 5 चौक 20, चूंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक लग जाएगा, 20 बच जाएगा। देख लीजिए, 40 गुणित 0.5, 5 0 में 0, 5 चौक 20। इस 0 से कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद एक अंक है, या यहां लगा दो एक अंक, 20 रुपए। तो अभी तक जो मैं आपको समझा पाया वो यही समझा पाया कि जब आपके सामने ऐसा प्रश्न हो कि एक चीज का दाम दिया हो, 1 किलो, 1 दर्जन, 1 कुंटल, 1 पुस्तक, 1 आदमी, और फिर अधिक का पूछे तो आपको गुणा करना है। अब इसी का उल्टा भी हो सकता है कि अधिक का दिया हो और 1 का पूछे, उसे भी देख लीजिए। हमने आपके सामने 2 सवालें लिखी हैं, इन दोनों को आप अच्छे से देख लीजिए, ये भी आप समझ जाएंगे। यहाँ पे तीसरी सवाल में है 5 पुस्तक का मूल्य 125 रुपए है, तो 1 पुस्तक का मूल्य बताओ। अधिक का दिया है, 1 का पूछ रहा है, तो पहली लाइन में आप वही लिखेंगे जो इसके कथन में है, जो सवाल में दिया गया है वो लिखेंगे, और दूसरी लाइन में वो लिखेंगे जिसे आपको करना है। तो 5 पुस्तक का मूल्य 125 रुपए है, इसलिए 1 पुस्तक का मूल्य 125/5, 125 में 5 का भाग कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, यानी कि 25 रुपए होगा। 1 से अधिक का जब दिया हो, 1 का पूछेगा तो आपको भाग करना है। नोट कर लीजिए, जब 1 का दाम निकालना हो
तो भाग करना है, जब एक से अधिक का दाम निकालना हो तो गुणा करना है। जैसे यहाँ 15 केजी चीनी का मूल्य 600 रुपए है, तो 1 केजी चीनी का मूल्य बताओ। तो यहाँ क्या लिख दिया, 15 केजी चीनी का मूल्य 600 रुपए, इसलिए 1 केजी चीनी का मूल्य होगा 600 बटे 15। 600 में 15 का भाग, तो 600 में 15 का भाग करेंगे तो 15 चौको 60, 15 जीरो में जीरो, 40 रुपए। दोनों सवाल में आप समझ गए होंगे देख करके कि हमने जब एक दूसरी लाइन में लिखा था तो यहां भाग हुआ था, एक दूसरी लाइन में लिखा है तो भाग हुआ है। इसके पहले दोनों सवालों में आपने देखा था कि दूसरी लाइन में यानी कि इसलिए के सामने जब एक से अधिक यूनिट लिखा था तो गुणा हुआ था, या फिर एक से कम लिखा था तब भी गुणा हुआ था। बस यही आपका एकदम क ख है इस व्यवहार गणित का। अगर आप इसे सीख गए तो अब आगे चाहे जितनी कठिन हम सवाल पढ़ाएंगे आप सीख जाएंगे। तो अब इन्हीं को आधार बना करके अब हम कुछ कठिन कठिन सवाल लगाते हैं, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें वास्तव में करना कैसे होता है। देखिए आपके सामने एक प्रश्न है, 3 पुस्तकों का मूल्य बराबर 510 रुपए, 10 पुस्तकों का मूल्य बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। थोड़ा सा हमने शॉर्टकट में लिख दिया है। इसको और विस्तार में लिखना चाहें तो ऐसे लिखा रहेगा, 3 पुस्तकों का मूल्य यदि 510 रुपए है तो बताइए कि 10 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा, यही लिखा रहेगा। मैं अभी आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप ट्रिक से ये सब चूकी और इसलिए के बिना लिखे ही आप कर लेंगे, लेकिन ट्रिक दिमाग में आपके तब टिकेगी जब आप इसे लगाना सीख जाएंगे। क्योंकि जब आप लगाना सीख जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि किस संख्या को हमें ऊपर लिखना है और किस संख्या को हमें नीचे लिखना है। तो इसके लिए थोड़ा अभ्यास की आवश्यकता है। अब जब एक का नाम कहीं ना आया हो, एक का नाम कब आता है, या तो पूछेगा एक पुस्तक का दाम बताओ तब आएगा, या तो एक पुस्तक का दाम दिया हो अधिक पुस्तक का पूछे तब आएगा। लेकिन यहां पर तो 3 पुस्तक का दाम दिया है और 10 पुस्तक का दाम पूछ रहा है, तो एक का नामो निशान नहीं है। तो जब एक का नामो निशान न हो तब वो सवाल 3 लाइन में लगेगी। कितने लाइन में? 3। जब एक का नाम आए तो 2 लाइन में लग जाएगी, जब एक का नाम न आए तो 3 लाइन में। तो 3 लाइन का मतलब पहली लाइन में रहेगा चूंकि, दूसरी और तीसरी लाइन में रहेगा इसलिए। इसका मतलब कि पहली लाइन प्रश्न में ही है और दूसरी और तीसरी लाइन को आप कर रहे हैं, इसलिए का मतलब कि आप हल कर रहे हैं आपके अनुसार। तो क्या होगा पहली लाइन में जो लिखा है, क्या लिखा है, 3 पुस्तकों का मूल्य या दाम कितना है, 510 रुपए। चूंकि 3 पुस्तकों का मूल्य 510 रुपए है, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य क्या होगा, मैंने अभी पीछे बताया, भाग होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक का तो पूछा नहीं है, पूछा तो 10 का है। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि जब एक का नाम न आए तो सवाल 3 लाइन में लगेगी। इसके लिए जो दूसरी वाली लाइन यानी कि बीच की लाइन है उसमें आपको एक का मान निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना एक का मान निकाले आप एक से अधिक का निकाल ही नहीं पाएंगे। जब एक का निकाल लेंगे तभी तो उसका गुणा करेंगे ना 10 में, तभी तो आएगा। 3 वाले का गुणा करके तो आएगा नहीं, एक का गुणा करके आएगा। इसीलिए आपको एक का मान निकालना ही पड़ेगा। 3 पुस्तक का मूल्य 510 रुपए, तो एक पुस्तक का मूल्य 510 में 3 का भाग करिए, 170 रुपए। ठीक है, 510 में 3 का भाग 170 रुपए। अब ये हो गया कि चूंकि या इसलिए एक पुस्तक का मूल्य 170 रुपए है, अतः 10 पुस्तक का मूल्य होगा, 10 पुस्तक का मूल्य बराबर, अब 170 जो एक पुस्तक का मूल्य है इसमें 10 पुस्तक के मूल्य का 10 पुस्तकों की संख्या का गुणा कर दें तो 1700 रुपए, 1700 रुपए। बहुत सरल है।
अब अगर मैं आपको ये बता दूं कि आप ये सब बवाल मत पालिए, सीधा सीधा आप 510 बटे 3 गुणित 10 लिख करके हल कर दीजिए। 3 से 51 कट जाएगा 17, जीरो, फिर 17 दहम्मा 70, 1 जीरो, सवाल लग गई। इतने में ही सवाल लग गई। क्या जरूरत है ये 3 लाइन लिखने की? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और ऐसे ही करना भी चाहिए, लेकिन ये ऐसे तब कर पाएंगे जब इन्हें आप अच्छे से सीख चुके होंगे, तभी ना। ये तो दिमाग में इतना लिखने का मतलब आखिर क्या है? इतना लिखने का मतलब ये है कि बाकी की चीजें आप दिमाग में लिखे हैं, जो चीजें दिमाग में नहीं हो पा रही हैं केवल आप वहां कॉपी में लिखे हैं। तो आपने दिमाग में क्या लिखा? आपने दिमाग में ये लिखा है कि 3 पुस्तक का दाम 510 रुपए है, तो हमें 1 का निकालने के लिए 3 का भाग करना होगा। अतः हम 3 को नीचे लिखें और 3 का जो दाम दिया है उसको ऊपर लिखें, क्योंकि हम बार बार ऐसा ही दूसरी लाइन में करते हैं। तो हम 510 को ऊपर लिख करके 3 नीचे लिख दिए। अब जिसका निकालना है उसको बगल में लिख दें, क्योंकि लास्ट में 1 का दाम जब आ जाता है तो उसी का गुणा किया जाता है, तो इसीलिए इसको बगल में लिखें और काट पीट कर हल कर दें। तो बहुत सारी चीजें आपने अपने दिमाग में लिखी है। कब दिमाग में लिखी है? जब आप इसे लगाना सीख गए थे। अब आप इसी को ट्रिक कह दीजिए। तो आपने क्या देखा कि ट्रिक कब है? जब आप विस्तार से लगाना सीख गए हैं तब। चलिए एक दो सवाल और देख लीजिए। 6वां सवाल हमने लिखा है उसी से मिलती जुलती। 15 पुस्तकों का मूल्य 900 रुपए है, तो 25 पुस्तकों का मूल्य क्या होगा? यहां मैं बार बार पुस्तक इसलिए लिखा हूं क्योंकि मुझे लिखना न पड़े और ज्यादा। आप यहाँ पे कॉपी भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे पेन भी लिख सकते हैं, कुछ भी, सब कुछ इसी फॉर्मेट में चलेगा, बस दाम निकालने की बात हो। तो पहली लाइन में क्या लिखेंगे? 15 पुस्तकों का मूल्य बराबर 900 रुपए, इसलिए एक पुस्तक का मूल्य बराबर 900 में भाग कर दीजिए। जितनी वस्तुओं का दाम 900 रुपए है तो 15 वस्तुओं का दाम 900 रुपए है। 15 छक्का 90, 1 जीरो, यानी कि 60 रुपए। एक पुस्तक का मूल्य आ गया 60 रुपए। अब हमें निकालना कितने पुस्तकों का है? 25 पुस्तकों का। तो 25 पुस्तकों का मूल्य जो 60 रुपए आया है उसमें 25 का गुणा कर दीजिए, तो 25 छक्का 150 होता है, और 1 जीरो और बढ़ा दीजिए क्योंकि 1 जीरो है, 1500 रुपए। ये आपकी सवाल लग गई। ठीक है। अब एक बहुत अच्छी सवाल आप देखिए, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन इसी फॉर्मेट में है। सवाल बहुत सरल है। 2 दर्जन केले का मूल्य, 2 दर्जन केले का मूल्य 72 रुपए है, तो 6 केले का मूल्य बताओ। बहुत सरल सवाल है। आपके सामने ये है कि 2 दर्जन केले का मूल्य 72 रुपए है, तो 6 केले का मूल्य बताओ। पहली लाइन में क्या लिखेंगे? पहली लाइन में आप लिखेंगे चूंकि 2 दर्जन केले का मूल्य बराबर कितना है? 72 रुपए। अब दूसरी लाइन में क्या लिखेंगे? इसलिए 1 दर्जन केले का मूल्य, इसलिए 1 दर्जन केले का मूल्य, 2 दर्जन केले का मूल्य 72 रुपए, इसलिए 1 दर्जन केले का मूल्य भाग कर दीजिए। 72 में 2 का कितना आएगा? 36 रुपए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी लाइन में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तीसरी लाइन में लिखा है 6 केले का मूल्य बताओ। 6 केला, ये नहीं लिखा है 6 दर्जन। अगर लिखा होता 6 दर्जन केले का मूल्य बताओ, तब आप 36 में 6 का गुणा करते, क्योंकि ये 36 रुपए 1 दर्जन का भाव है। लेकिन यहां 6 केला लिखा है,
इसका मतलब कि अब इस 6 को दर्जन में बदलो। तो चूंकि एक दर्जन में 12 केले या 12 केलों में एक दर्जन, तो 6 केलों में कितना दर्जन होगा? 6 में 12 का भाग कर दीजिए, कितना आएगा? 1/2 दर्जन। 1/2 दर्जन केले का मूल्य। मैंने अभी बताया था आपको कि 1/2 का मान आधा होता है, यानी आधा दर्जन। 6 केला का मतलब आधा दर्जन। तो आधा दर्जन केले का मूल्य होगा 36 गुणित 1/2। 2 से 36 कट जाएगा, 18 बढ़ जाएगा, 18 रुपए आंसर आएगा 6 केले का। ठीक है, यानी आपने क्या देखा कि जब दर्जन में दिया है और फिर दर्जन में न पूछे, तब आपको दर्जन में बदल के ही करना है, क्योंकि दर्जन को दर्जन से हल करेंगे, यानी सजातियों को सजातियों से हल किया जाएगा। यहाँ जो 6 केला है वो 6 दर्जन नहीं था। अगर 6 दर्जन होता तब यहाँ 6 का गुणा करते। चूंकि 6 दर्जन का मतलब आधा, 6 केले का मतलब आधा दर्जन हुआ, इसलिए हमने यहाँ आधे का गुणा किया। एक दूसरा भी तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जो यहाँ 2 दर्जन है, आप इसको दर्जन को हटा करके सीधा सीधा ये लिख दो कि कितना केला है। ऐसे भी हो सकता है, तो उसे भी देख लीजिए। देखिए लिखा है ना 2 दर्जन, तो 2 दर्जन का मतलब क्या होता है? 2 दर्जन का मतलब होता है 2 गुणित 12, यानी कि 24 केले का मूल्य वही 72 रुपए। जो यहां पहली लाइन में लिखे थे, चूंकि 2 दर्जन केले का मूल्य 72 रुपए है, वही हमने लिख दिया चूंकि 24 केले का मूल्य 72 रुपए है, क्योंकि 2 दर्जन का मान 24 केला। इसलिए अब 1 दर्जन मत लिखिए, अब लिखिए 1 केले का मूल्य। 1 केले का मूल्य होगा 72 में 24 का भाग, तो क्या आएगा? 3 रुपए। 24 तिया 72, 3 रुपए। 24 केले का मूल्य 72 रुपए, इसलिए 1 केले का मूल्य 3 रुपए। इसलिए 6 केले का मूल्य, अब हम सीधा सीधा 6 केले का मूल्य निकालेंगे। तो जो 3 रुपए 1 केले का मूल्य आया है, 6 में गुणा कर देंगे, 18 रुपए आ जाएगा। तो आपने ये देखा कि हम चाहे दर्जन से ही करें, यानी कि संख्या को हम दर्जन में बदल के करेंगे तब भी वही उत्तर आएगा, और पहले ही हम दर्जन को संख्या में बदल के करेंगे तब भी उत्तर वही आएगा। ये आप अपने कॉमन सेंस से समझ सकते हैं। इसे बताने के लिए कोई ट्रिक नहीं है मेरे पास। ये इतना सरल है कि सच में तो मुझे ये बताना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं पता है। इसलिए आप अपने आप को एकदम दीन मत समझिएगा कि मुझे वास्तव में कुछ नहीं पता है। नहीं, आपको सब कुछ पता है, बस आप रिवाइज कर रहे हैं। आप सब कुछ बचपन में पढ़े हैं, रिवाइज कर रहे हैं, और थोड़ा अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ट्रिक पर आप आधारित ज्यादा नहीं रहेंगे। ये सब कुछ बहुत सरल है। अब एक सवाल और आपको मैं बता करके उसके बाद मैं पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था उस सवाल को हल कराऊंगा, फिर आज का प्रश्न आपको दूंगा। सवाल है, 15 लोगों की मजदूरी 6000 रुपए है, तो 8 लोगों की मजदूरी क्या होगी? कुछ नहीं, अगर आप इसे ट्रिक से करना चाहते हैं तो कुछ मत करिए। 6000 को ऊपर लिख करके 15 को नीचे लिख दीजिए और गुणा 8 से कर दीजिए, सवाल आपकी लग गई। 15 एकन्नम 15, 15 चौको 60, 2 जीरो बचा है, 400 का 8 में गुणा कर दीजिए, 8 चौक हो जाएगा 32, 2 जीरो बचा हुआ है, बढ़ा दीजिए, 3200 रुपए आंसर आ गया। लेकिन ऐसा तब कर पाएंगे जब आप व्यवस्थित रूप से सिस्टम सीख चुके हों कि कैसे लगाना है। ये सवाल जब परीक्षा में आती है तो बच्चों को लगाने में मुश्किल से 10 सेकंड लगता है। कैलकुलेशन में जितना समय लगता है उतना ही समय मानिए, लेकिन अभी आप इसके चक्कर में मत पड़िए। अभी आप पूरे कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। पहली लाइन में आपको क्या लिखना है? 15 लोगों की मजदूरी, 15 लोगों की
पगार कितनी है? 6,000 रुपए। तो दूसरी लाइन में आपको लिखना है इसलिए एक लोगों की मजदूरी होगी 6,000 बटे 15। 6,000 में 15 का भाग करिए, 400 रुपए आ गया एक आदमी की मजदूरी। इसलिए हमें निकालना है 8 लोगों की मजदूरी। तो 400 में 8 का गुणा कर दीजिए, 3200 रुपए मजदूरी आ गई। ये सवाल जब आप कम से कम 25-50 ठो लगा लेंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। फिर आपको ये चूकी और इसलिए कभी दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस इसी से आपका काम चल जाएगा। आप किसी दुकान पे गए, उसने बताया कि भैया 15 कुर्सी 900 रुपए की है। अब आपको 8 कुर्सी लेना है तो अपने से जोड़ लीजिए कितना होगा। तो बस आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर में लिखेंगे 900, भाग कर देंगे 15 का, फिर जो आएगा उसमें गुणा कर देंगे 8 का, फटाक से आगे। अब आपको कॉपी लेकर के ये तीनों लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए ये सीढ़ी है, इसे बिना सीखे आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पहले वीडियो में हमने जो प्रश्न पूछा था वो कैसे लगेगा। सवाल थी 365 बटे 455 का सरलतम रूप क्या होगा। बहुत लोगों ने, मैं कह सकता हूं लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिया था। लास्ट में 5 है, इसके भी लास्ट में 5 है। जिन संख्याओं के लास्ट में 5 हो यानी इकाई का अंक 5 हो, वो सभी संख्याएं 5 से हमेशा विभाजित हो जाती हैं। तो आप 5 से विभाजित कर दीजिए, तो 5 सते 35, शेष 1 बचा, 15 हो गया, 5 तिहाई 15, तो अंश के रूप में आ गया 73। फिर नीचे आइए, 5 9 45, 5 एकम 5, तो 73 बटे 91। यदि मुझे सही से याद नहीं है, यदि 365 बटे 455 दिए थे तो उसका उत्तर 73 बटे 91 ही होगा। अब आज का प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसे नोट कर लीजिए और इसका सही जवाब फर्स्ट नंबर का क्या आंसर होगा, सेकंड नंबर का क्या आंसर होगा, इस तरह लिख करके दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।